स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर। नमस्कार। हम लोग एक दिन सोचते हैं कि कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब सवेरे आँख खुलती है तो पता चला कि कुछ और ही विषय हम लोगों को घूर रहा है, हम लोगों की आँखों में देख रहा है और हम जी, लोगों को पूरी चर्चा का अपना केंद्र बदलना भी पड़ता है। जी, जी। अ, कल से ही एक तूफान है सारे देश में और वो तूफान प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था कि लोग सोना ना खरीदें और पेट्रोल डीजल कम खरीदें, किसान खाद का कम इस्तेमाल करें, लोग विदेश यात्राओं पर ना जाएँ वगैरह, उससे अलग तरह का उसने भी तूफ़ान पैदा किया था। उसकी भी जी, कुछ समस्याएँ हैं वो भी हम लोग अपने चर्चा के दायरे में ले सकते हैं। कुछ नया एक तूफ़ान आया, वो तूफ़ान वही है, जब 2024 में ये सरकार चुनी गई थी, तब भी जी, आया। जी, 2024 में सरकार चुनते ही, जैसे ही इन लोगों ने शपथ ली, वैसे ही पता चला कि नीट यूजी के पर्चे लीक हो गए। जी, उसके ऊपर सारे देश में छात्रों ने जो उसमें जो जो परीक्षाएँ दे रहे थे, उन्होंने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, लेकिन अदालत तक बात गई। अदालत ने कहा कि नहीं अभी इसका प्रभाव सीमित है, इसलिए हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। अब 2 साल बाद वो प्रभाव असीमित हो गया है। जी, वही घटना फिर घटित हुई है। इस बार उन्हें तुरंत परीक्षा रद्द भी करनी पड़ी। जी, और इस नीट का नाम क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। जी, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एक केंद्रीकृत बड़ी एजेंसी बनाई गई जो जी, सारे देश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जी, खासतौर से 3 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, लॉ की, जी, इन सब की परीक्षा लेती है जी, और उस काम में विशुद्ध रूप से नाकाम है। जी, जी, इसके बार-बार प्रमाण मिलते हैं, जी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं किया जाता। जी, मंत्री भी वही रहता है, खुद भाजपा के भीतर से मांग उठ रही है कि भाई ये जो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, इनको कौन बचा रहा है? जी, हैं? तो इन सब बातों के ऊपर चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश के जो पढ़े-लिखे और योग्य युवक हैं, जो मेरिट नाम की चीज़ के तहत योग्य माने जाते हैं, मेरिट नाम की धारणा के तहत योग्य माने जाते हैं, उन सबका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। देखिए, ये गरीब लोग नहीं हैं, इनको आप दलित और ओबीसी की श्रेणी में नहीं डाल डाल के देख सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के ऊपरी 11 से 15% लोग जो हैं, ये उनके परिवार की संतानें हैं। जब जी। हमारी व्यवस्था उन उस इस तरह के नौजवानों के साथ भी न्याय नहीं कर सकती और उनके भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रही है, तो फिर इस सरकार की गवर्नेंस को हम किस दृष्टि से देखेंगे? शीतल जी। बहुत ही अच्छा आपने सवाल मतलब डेवलप किया हुँ, कि एक्चुअली ये प्रश्न जहाँ होना चाहिए, वो ये वहाँ पहुँच गया है। हुँ, गवर्नेंस का ये टेस्ट है। हुँ, पिछले इनके दौर में जो 7-8 साल में हम अगर उसको देखें, जो ये परीक्षाओं का मामला है सारा का सारा, हुँ, ऐसी करीब अब 70 परीक्षाएँ हैं, हुँ, जो विभिन्न किस्म के हमारे यूपीएससी से लेके और नीट तक और एनटीए तक, और ये एनटीए के अंतर्गत आने वाली सारी परीक्षाएँ, जी, जी, और अब हम जो ये विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए एक परीक्षा लेते हैं, वो भी जी, परीक्षा उसमें शामिल है। इन सब चीज़ों में अगर हम देखें तो ऐसे 70 मामले हैं जो हुँ, सीबीआई तक गए या कि दूसरी जांच एजेंसीज तक गए या कोर्ट्स तक गए, और इसमें जो संख्या है विद्यार्थियों की अगर हम देखते हैं तो 3.25 करोड़ है। हुँ, इतने लोगों का जीवन प्रभावित किया है पिछले 7-8 सालों में इस सब ने। हुँ, और ये जो अभी तंत्र हमारा है, ये तंत्र जो है इतने लोगों के साथ अन्याय करने का रिकॉर्ड पर हुँ, उपलब्ध है कि इसने इनके साथ न्याय नहीं किया। इनमें से अधिकांश मामलों में मामले कोर्ट्स में गए, सेटल ही नहीं हुए। जैसे आपने अभी रेफरेंस बताया है कि 2024 का जो नीट इसी परीक्षा का मामला था, जिसमें 155 छात्रों के बारे में पाया गया सीबीआई और उसकी जांच में कि इनको सीधा उससे फायदा हुआ, यानी पेपर खरीदने से। हुँ, और इसको शुरू में कहा गया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और ये फलाना है, ढिकाना है। हुँ, लेकिन ये सीबीआई की जांच में इतना आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इससे पूरा प्रभावित नहीं हुआ है। हुँ, अब दुर्भाग्य यही हो रहा है कि हमारी जो व्यवस्था की सारी पायदानें हैं, हुँ, पहले जो नीति बनाने वाली सरकार है, हुँ, बनाने जिस संसद में वो बनाती है, इस बारे में अभी तो एक कानून भी बनाया गया है। उसका हुँ, ऐसा हर कानून के साथ जैसा होता है कि उसका जो राजाज्ञा जारी होती है, वो जारी होने में महीनों वर्षों लग जाते हैं। हुँ, फिर उसकी जो नुआंसेस होती हैं वो कोर्ट में स्क्रूटनीज के लिए चली जाती हैं, और फिर आखिर में वो कूड़ा बन के हमारे यहाँ कहीं पड़ा रहता है। कागज पे हमारे पास होता है
और फिर हम एक नए कानून की चर्चा करने लगते हैं कि इससे काम नहीं चल रहा है, जो हमारे पास पुरानी व्यवस्था है, अब एक नया कानून बनाया जाए। लेकिन इस सब से जो नतीजा निकलता है, नतीजा ये है कि हम इस देश में 3.25 करोड़ प्रतिभाशाली हिस्से के नौजवानों के लिए, जो समाज के 11-12%, 13% समाज के हिस्सों से आ रहे हैं, जिनके और जिनका एक प्रचंड समर्थन उनके माता-पिता का इस व्यवस्था को है, उनके लिए ये व्यवस्था एक एक परीक्षा ठीक से करा पाने में अनवरत अक्षम है। हुँ। अब कोई एक का मामला नहीं है। हाँ, कोई एक के बात बाद नहीं एक या एक के बाद एक हर परीक्षा में इसी तरह की स्थितियाँ हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारी पूरी व्यवस्था है, हमें हमारे पास एक वीडियो भाषण है, जो बार-बार लोग उसको प्रेषित कर देते हैं और सामने आ जाता है। उसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे और चीन से या कहीं से लौट के आए थे, तो इन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया था हुँ, और कहा था कि भारत जो है 4%, सवा 4% एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके तरक्की नहीं कर सकता। हुँ, भारत को तो 20% करना होगा, तब हम इस देश में प्रतिभाओं का विकास कर पाएँगे और शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन कर पाएँगे। ये मोदी जी का कहा हुआ है, जब हुँ, वो मुख्यमंत्री थे। अब वो प्रधानमंत्री हैं, तो ये बजट 2% पे आ गया है। हमारी जो नीतियों का निर्धारण करने की जो हमारी जो भी समझ सोच है, हुँ, वो कर क्या रही है? हमको ठेलना चाहती है वो प्राइवेट सेक्टर में। हुँ, एक बड़े हिस्से को वो ठेल चुकी है। हुँ, और बाकी जो बचे हुए हैं थोड़े से, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जिनको थोड़ा हिस्सा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो पढ़ लिख जाते हैं, उन सबको उन्होंने आरक्षण विवाद में उलझाने में सफलता प्राप्त कर ली है, जो हुँ, कि अब बहुत छोटा हिस्सा रह गया है। हाँ, हमारा एक पहले से आरक्षण चल रहा है साथ-साथ, जब से हमने प्राइवेटाइजेशन ऑप्ट किया है, हुँ, तब से हम एक अलग तरह का आरक्षण दे रहे हैं, हुँ, उसी समाज को, जो हुँ, हज़ारों साल से पहले से जिसके बारे में आरोप है कि वो बेहतर स्थिति में रहा है समाज में। हुँ, जातिगत कारणों से भी, अन्य कारणों से भी, उस समाज के पास ये सुविधा है कि वो शिक्षा को खरीद सकता है। वो डिग्रियाँ खरीद लेता है, वो पढ़ाई-लिखाई खरीदता है, तो वो चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, जो फीस दे के मैनेजमेंट कोटे से विभिन्न कॉलेजों में देश भर में पढ़ लिख रहा है, वो तो हुँ, एक हिस्सा आ ही रहा है आरक्षित एक तरह से। हुँ, पैसे से खरीदा हुआ आरक्षण एक हमारे यहाँ लागू है। हुँ, लेकिन समाज का जो बचा हुआ हिस्सा है, जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में स्वप्न देखता है, वो हुँ, उस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है जिसमें लगातार चीज़ें कम हो रही हैं। और अब ये योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी प्रणाली को इतना करप्ट कर दिया गया है। एक्चुअली ये क्यों किया जा रहा है? हमारा जो दौर है, ये शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार दे पाने में बुरी तरह से असफल है, बुरी तरह से। ये किसी भी क्षेत्र में रोजगार की जो भी सरकारी व्यवस्थाएँ हैं, उनका इसने नंबर पूरा नहीं किया हुआ है। आप किसी विभाग में जाते हैं, उसमें आँकड़ा लेते हैं तो पाते हैं कि उसमें इतनी नियुक्तियाँ अभी लंबित हैं। किसी में 60%, किसी में 70%, किसी में कुछ। तो इनका हमारे पास उत्तर नहीं है। तो इनका उत्तर इस तरीके से निकाला गया है कि हमारी परीक्षाओं में, मुझे तो अब ये पूरा लगता है कि इस बारे में बाकायदा सरकार इस तरह के गैंग्स वगैरह को मौका दे रही है कि तुम ये सब करके वो सरकार को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक 67,000 68,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था। उसमें जो गड़बड़ियां आई, वो विभिन्न कोर्टों में गई। अब उसको खुद ही सरकार लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और वो वहीं अटक गई है। जो भी किया आपका गया। कहना क्या है कि ये जो तमाम गिरोह गिरोह हैं, ये जी, पूरा जो नेटवर्क है भ्रष्ट लोगों का, जो जी, कि नासिक, राजस्थान, हरियाणा इस पूरे लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है, जी। जिनके लोग 1-2 लोग कुछ गिरफ्तार भी किए गए हैं। ये सब इन सबको सरकारी प्रोत्साहन भी है। नहीं, सरकार ऐसा नहीं कि इनकी भर्ती करती है, लेकिन हाँ, सरकार को इन गतिविधियों से इनकी तरफ फ़ायदा से आँख मिल रहा बंद है। किए हुए है। इनकी तरफ से आँख बंद किए हुए है, लाभार्थी है सरकार इस सब की, सबकी। क्योंकि सरकार जो ज़िम्मेदारी उसकी है, हमारे शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक करने की, सबको शिक्षा देने की और सबको बराबरी के मौके देने की, वो हुँ, करने में एक के बाद एक मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में जादू हो रहा था। हुँ, लेकिन उनके ज़माने में अगर 4% बजट था हमारे जीडीपी का, तो इनके ज़माने में 2% रह गया है। हुँ, इसीलिए मैं वो संदर्भ ला रहा हूँ कि खुद मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और कहीं विदेश से लौटे थे, तो उन्होंने ये तर्क दिया था कि 20% होना चाहिए।
ये वीडियो उपलब्ध है। हुँ। और अब जब वो केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और अब उनको 12 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो प्रति वर्ष हम पा रहे हैं कि जीडीपी के बरक्स जो शिक्षा का हिस्सा है वो कम होता चला जा रहा है, लगातार कम हो रहा है। जी। अब इसमें एक तथ्य मैं आपके सामने रखूँगा, जी। जब 2024 में जब सरकार ने हाल में ही शपथ ली थी और उसके जी। बाद ये विस्फोट हुआ, जी। अ, भंडा भंडा फूटा, तो जी। उस वक़्त सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी इस मसले की जाँच करने के लिए। जी। इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन जी। 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 विशेषज्ञ समिति के इंचार्ज थे जी। और उन्होंने अक्टूबर 2024 में अब सरकार के पास अपनी रिपोर्ट भी दे दी। जी। लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक उसमें उन्होंने बाकायदा इस पूरी प्रणाली में पर ये शीर्ष जो डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की और ये सब परीक्षाएँ हैं, बड़ी परीक्षाएँ हैं, प्रतियोगी जी। परीक्षाएँ, जी। इनके की पूरी प्रणाली में सुधारों की एक योजना प्रस्तुत की थी सरकार के सामने। जी। 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 आज तक उनकी उसकी रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया गया है। जी। 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 सरकार की किसी अलमारी में रखी हुई वो रिपोर्ट धूल खा रही है। जी। हमारे शिक्षा मंत्री भी वही हैं जो उस वक़्त थे, जी। हमारे प्रधानमंत्री भी वही हैं जो उस वक़्त थे जी। और राहुल गांधी ने एक दिलचस्प ट्वीट किया है, दिलचस्प इस लिहाज से, उसे सुन के मज़ा नहीं आ रहा बल्कि दुःख हो रहा है। जी। वो ट्वीट ये किया है कि लोग खुद गूगल पे जाएँ और पता लगाएँ कि जब एनटीए से ये पर्चे लीक हो रहे थे, जी। उस वक़्त एनटीए का डायरेक्टर डीजी कौन था? और इस वक़्त वो सरकार ने उसे किस पद पे बैठा रखा है? बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। बहुत आपने सही जगह पे उँगली रखी। हुँ, हो यही रहा है, जैसे अभी आपने बंगाल के चुनाव में देखा, हुँ, जिन लोगों को एसआईआर करने और चुनाव कराने के लिए प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ दी गईं, हुँ, वही लोग अब चुनाव कराने के बाद एक्सटेंशन और अन्य तरह से सरकार में कोई चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया और कोई मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। हुँ, यानी हम पा रहे हैं कि जिन मामलों में अपराध होने का सीधा-सीधा जिन पर नाम है, इंगित है या शंका है, हुँ, उन्हीं को हम पुरस्कृत होते तुरंत बाद पुरस्कृत होते देख रहे हैं इस दौर में। ये हुँ, दौर इस मामले में बड़ा ईमानदार है। हुँ, ये तो मतलब ये चीज़ें बहुत छुपाता नहीं है। हुँ, लेकिन हम लोग हैं या हमारा समाज है जो जी, इनके इस मतलब प्रकट समस्याओं पर भी हमारी प्रतिक्रिया नहीं है। समस्या ये है, ये पूरा समाज जो है जो मैं शुरू में कह रहा था हुँ, कि ये जान रहा है कि इस देश के पौने 3 करोड़ बच्चों का भविष्य पिछली 7-8 सालों की 70 परीक्षाओं में नष्ट कर दिया गया। हुँ, ये सारी परीक्षाएँ पेपर लीक की वजह से अल्टीमेटली कोलैप्स कर गईं और इनके ज़रिए जिसको जो जहाँ पहुँचना था वो वहाँ नहीं पहुँचा। हुँ, सब के सब अटक गए, सब के सब का भविष्य खराब हो गया। लेकिन और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये उस हिस्से से आ रहे हैं समाज के जो कंपैरेटिवली पिछड़ा प्रिविलेज्ड है थोड़ा बहुत। हाँ, हमारा पूरा देश गरीब है, एक जनरल गरीबी है हमारे यहाँ, सबके लिए समस्याएँ हैं। लेकिन हुँ, उन समस्याओं में भी जो हमारा सेग्रीगेशन है, उसमें ये हिस्सा वो है जिसको कंपैरेटिवली मौका ज़्यादा मिला है जी, या उसके पास साधन है कम से कम वहाँ तक पहुँचने के। हुँ, ये उनके साथ अन्याय इस लेवल पे हुआ है। हुँ, लेकिन इस अन्याय पर लड़ने की जगह, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जगह, इसमें सरकार को सीधे फेल पाने के बावजूद हुँ, इस सरकार से इसके विरुद्ध राजनीतिक प्रतिक्रिया करता वो समाज हमें नहीं मिलता। हुँ, बल्कि वो इससे फिर इनको बार-बार इन सब चीज़ों से अगली चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करता हुआ मिलता है और इन चीज़ों के लिए उल्टे तर्क देता हुआ मिलता है। अब इसमें एक और पहलू है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आज मैं सवेरे से देख रहा था कि अखबार सवेरे काफ़ी पढ़ता हूँ, कि आखिरकार अखबारों में इसको लेकर क्या समीक्षाएँ हो रही हैं। जी। और वो अखबार बड़े प्रतिष्ठित अखबार हैं, हम सब लोगों के लिए जानकारियों के और विश्लेषण के स्रोत भी हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, भास्कर है जी। हिंदी का, नवभारत टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स है। इनसे जी। ज़्यादा प्रतिष्ठित अखबार कहाँ है देश में? जी, हिंदू है, जी। यही तो जी। सब है। हुँ। अच्छा, अब मैंने इंडियन एक्सप्रेस का पूरा संपादकीय पढ़ा। जी। तो उसमें बड़ा अफ़सोस व्यक्त किया गया और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये लोगों के साथ विश्वासघात है, उनके भरोसे को तोड़ना है। जी। इस प्रकार की काफ़ी वेदनाएँ व्यक्त की गई थीं, जी। अफ़सोस व्यक्त किए गए थे, उच्छ्वास मौजूद थे उसके अंदर। जी। लेकिन कहीं भी उस संपादकीय में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये सरकार इसके लिए ज़िम्मेदार है। यस, भी उस यस। संपादकीय में नहीं लिखा हुआ था कि ये जो मौजूदा शिक्षा मंत्री जी। है, जो जिसके बारे में माना जाता है कि ये अ,
कुछ भारत में हिंदुत्ववादी क्रांति करने में भी इनका योगदान है। जी। अच्छा, वो उनके योग वो हैं, वो जिम्मेदार हैं। हुँ। कुछ नहीं लिखा हुआ। कौन हुँ, जिम्मेदार है इसका? हुँ, भूत कोई भूत जिम्मेदार है? या शीतल प्रसाद सिंह और अभय कुमार दुबे जिम्मेदार हैं इसके? भाई आश्चर्यजनक एनटीए आश्चर्यजनक किसने बनाया? एनटीए किसने बनाया? जी, 2000 ये इस सरकार ने जो एनटीए बना उसमें भरोसा किया और ये 17 में और उसके बाद से लगातार एनटीए काम कर रहा है। जी, जी, एनटीए परीक्षा लेने में नाकाम हो गया, ये एक हकीकत है। जी, इसके प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखों में चुभ रहे हैं वो प्रमाण। जी, और लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है इसका। हुँ, नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई किसी से जवाब तलबी नहीं करता। जी। क्या आज तक कभी नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को बुला के पूछा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो ये सब कितना कितना गड़बड़ कर दिया, कुछ तो सोचो। जी। और ना अखबार वाले भी जवाब तलबी नहीं कर रहे हैं, और जो गोदी मीडिया है वो तो उनके एंकर और एंकर नहीं आए, वो तो जवाब तलब करते करते ही नहीं है। नहीं, 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 वो जवाब तलब छोड़िए, वो तो सुरक्षा में आ जाते हैं। हाँ, सुरक्षा बचाव वो में आ जाते हैं। सरकार की हाँ, वो सब इन सब चीज़ों पर और आप राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका। हाँ, कहेंगे आप राहुल गांधी इस पे राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो इस पे उनका डिबेट चल जाएगा हाँ, कि और वो सब पुराने रेफरेंसेस लाएँगे कि कांग्रेस के ज़माने में क्या होता था। कोई हाँ। चीज़ नेगेटिव लाएँगे, कुछ झूठी खबरों पे आ जाएँगे, कुछ झूठे तथ्यों पे आ जाएँगे। हम नहीं कह रहे हैं कांग्रेस के ज़माने में यहाँ स्वर्ण युग था, हुँ, लेकिन उनके ज़माने की किसी नकारात्मकता से आज के ज़माने की उससे बड़ी नकारात्मकता को हुँ। सुरक्षा कवच प्रदान करना कौन-सा तर्क है भाई? जी, जी। तो 2 रॉन्ग्स मेक 1 राइट तो होता नहीं है कभी। तो ये जो हमारी तार्किक प्रणाली आ गई है मीडिया के ज़रिए, हुँ, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो बहुत सारी नीतियों के बारे में वही करती हुई हमें मिलती है, इस मामले में भी कर रही है। आपने अच्छा उदाहरण दिया, तो मैं इसके बाद एक दूसरा उदाहरण दूँ। कम ज़रूर। से 30-40 साल के करियर में हमने ऐसे असंख्य संपादकीय पढ़े हैं, हुँ, जिनमें ऐसे मामलों में ज़िम्मेदारी, जैसे कोई रेल दुर्घटना हो जाए या कुछ हो जाए, तो संपादकीय बाकायदा संबंधित मंत्री से या संबंधित प्राधिकारी से और कई बार प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए लिखे जाते थे। हुँ, वो ज़िम्मेदारी ओढ़ने के लिए उनको प्रेरित करते थे। कहते थे कि और वो रेफरेंसेस लाते थे, जो ऐसे मामलों में हमारे अतीत में लोगों ने ज़िम्मेदारी ओढ़ी है। जी। रेल वगैरह के मामलों में ऐसा हमेशा हुआ है। अब ऐसी हिम्मत अब नहीं है। हुँ, अभी हाल में आया कि जब रुपया जब टूटता था, मनमोहन सिंह के ज़माने में एक बार ₹67 पे चला गया था, हुँ, डॉलर के अगेंस्ट रुपया, तो पूरे महीने भर इस पर न सिर्फ संपादकीय, विशेष लेख, आलोचनाएँ, कार्टून वगैरह बना के, और जो आजकल जो एआई कार्टून अब आए हैं, जो तब शुरू हो रहे थे, गूगल के और दूसरे प्रोसीजर से बनते थे। आज तक, एबीपी, इन सब पे ढेरों कार्टून चलते थे उनके, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री वगैरह को मज़ाक बनाया जाता था, जो ज़रूरी था। ये काम है, यही मीडिया का दरअसल काम है। लेकिन आज क्या ये साहस है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पर या गृह मंत्री जी पर कोई चैनल और शायद कोई अखबार भी, हो सकता है हिंदू वगैरह में कभी कोई चीज़ आ जाए, तो ये क्या इस तरह की बातें कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, मेमे बना सकते हैं, उसको सार्वजनिक उस पे चला सकते हैं? ये चीज़ें खत्म हो गई। इसीलिए तो हम रैंकिंग में वहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ से शायद वापसी पता नहीं संभव है कि नहीं है। और अब इन सब में अब धीरे-धीरे ये जो हमारे उन अखबारों में जिन सब से हम आप पढ़ लिख के थोड़े बहुत प्रभावित होते थे, अब उनमें भी हम एक बहुत बड़े हिस्से में अलग-अलग इस स्तर का कंप्रोमाइज़ पाते चले जा रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ तक जाके पहुँचेगा। लेकिन मुझे वो लग कंप्रोमाइज़ रहा है, अब दिख मुझे तो आपकी बातचीत से भी लग रहा है और पहले से भी मुझे लग रहा है कि ये अ, ये जो सरकार है, आपने हुँ, कहा भी पहले कि सरकार इसमें अपना फ़ायदा देख रही है, मतलब जो जी, है। अच्छा, फ़ायदा इसलिए देख रही है कि अगर ये सब जब पूरी तरीके से सरकार कह देगी भई हम कोई प्रतियोगी परीक्षा में नहीं करा सकते अब, हैं? हमारी जी, सारी कोशिशें हो गई, तो इन सबको भी निजी क्षेत्र में धकेल दिया जाएगा। जी, पूरी तरीके से निजी क्षेत्र में धकेल दिया जाएगा। ये एक पूरा इसके पीछे एक दाँव हो सकता है। जी, दूसरी बात मुझे मेरे दिमाग में ये जो आती है, जो उस वक़्त जब मनमोहन सिंह सरकार को रुपए की कीमत गिरने के सवाल पे घेरा जा रहा था और कुछ ऐसे ये पेपर लीक के मसले उस वक़्त भी हुए थे। जी, जी, 2004 में ही हो गया था पहला पेपर लीक का मसला। तो वो जब हो रहा था,
उस वो किसी निर्देश के तहत और योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था, जी, जी, जी। ताकि उस सरकार को बदनाम किया जा सके और गिराया जा सके। नहीं, वो और तो आज कैंपेन था। और आज यस, इस सरकार को किसी भी तरह के आरोपों से बचाने के लिए जो एक उद्यम हो रहा है, वो भी किसी योजना के तहत हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल इसके इसके पीछे कुछ ऐसी साजिश है, जिसको हम लोग अभी तक कुछ डिकोड नहीं कर पाए हैं, सिवा कयास लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए हैं। देखिए, वर्तमान में हम लोगों ने जो आर्थिक प्रणाली अडॉप्ट कर ली है, जो हुँ, दुनिया के बहुत सारे अडॉप्ट करके बर्बाद हो चुके हैं। हुँ, पूरा लैटिन अमेरिका इस सबसे बर्बाद पहले से हो चुका है हुँ, और फिर उसको उसने मतलब उसकी वजह से वहाँ समाज में बहुत उथल-पुथल, हिंसा और बर्बादी है। हम लोगों ने अब उनको बाद में लेट स्टेज में हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है हुँ, और वो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, जिससे बहुत कठिनाइयाँ बहुत जगह हुई हैं। हुँ, और वो ये है कि देश की सारी धन संपत्ति, दौलत को बहुत थोड़े हाथों में केंद्रित कराने के लिए जो सरकार से मिले हुए हों और हुँ, कई बार तो ये माना जाता है कि सरकार उसकी एक पार्टी होती है। ये सब मिलजुल के एक पार्टी है जो किसी भी देश पर या उसके सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। और कब्जे को बनाए रखने के लिए उनका ये लाइन होती है कि एक बहुत बड़ी आबादी को तो वो कठिनाइयों में खुद ही डालते हैं हुँ, और वो उनको बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हालत में रखते हैं कि वो किसी भी मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया करने लायक ही न बचे। हुँ, उनका रोल बहुत सीमित कर देते हैं, जैसे भारत में होता जा रहा है कि कुल रोल ये है समाज का कि 10,000 रुपए लेके या 15,000 रुपए लेके या 8,000 रुपए लेके वोट दे आए अपना। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, पर्टिकुलर पार्टी को, पर्टिकुलर नेता को और एक नेता वगैरह की कोई छवि उसके सामने हो, जिसको रैम्बो बताया जाए, जो हर समस्या का हल हो, जो हुँ, वैसे कोई समस्या हल ना कर पा रहा हो, लेकिन उस समय उसके सामने इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि वही हर चीज़ का निदान कर सकता है, उसे भगवान के आस-पास का दर्जा दे दिया जाए और इसकी वजह से जो कठिनाइयाँ पैदा हो रही हों समाज में, उन सब पर पर्दा डालने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाए। हम अब शायद उस युग के आसपास हैं या उसी में हम जा चुके हैं, हुँ, जिसमें हम पूरे इस तंत्र को पा रहे हैं हुँ, कि वो इन झूठी स्थापनाओं को हुँ, संरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है, उनके लिए तर्क गढ़ रहा है। दूसरी ओर समाज में इतनी कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं, इतने विभाजन हैं उसके सामने, इतने नए शत्रु हैं उसके सामने कि वो अपनी इतनी बड़ी समस्या को, जैसा कि पहले भी आपने कहा, बीच में मैंने भी कहा, फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ये पौने 3 करोड़ बच्चे जो पिछली 70 परीक्षाओं में दुर्भाग्य में ढकेल दिए गए हैं, जो युवा हैं, जिनका अधिकांश मत हम जानते हैं कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को ही सब जगह जाता है। लेकिन ये और इनके परिवार के लोग हुँ, इस सवाल पर कि ये सरकार कितनी अकर्मण्य है कि 12 वर्षों में एक ऐसी परीक्षा प्रणाली प्रस्तुत नहीं कर पाई देश के सामने या एक कानून बना लेने के बावजूद, इस मामले में कानून बना है 24 में, इसके बावजूद एक ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि इसकी परीक्षाएं जो हैं बिना लीक के हो सके। जी। तो अब मैं हम आपको एक तो शिक्षा हम ये मंत्रालय ने जो मैं प्रेस वही विज्ञप्ति जारी एक की है हाँ, जी, जी, तो जी। मैं फिर इसलिए ये आरोप क्यों न लगाऊं कि इस पेपर लीक की व्यवस्था से ये लाभार्थी ये सरकार है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं शिक्षा मंत्रालय ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, ज़रा उस पे गौर करने की ज़रूरत है। ये जी, प्रेस विज्ञप्ति कहती है एक तो प्रेस विज्ञप्ति है नहीं आधिकारिक रूप से, अच्छा। शिक्षा मंत्रालय से सूत्रों के ज़रिए खबर आ रही है, सूत्रों। कोई शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक इसका कोई वो नहीं आया है, उनकी तरफ से आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है। जी, सूत्रों के ज़रिए कहा गया है कि छात्र हित और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हुँ, नीट यूजी 2026 को दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। ठीक, परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिलते ही बिना देरी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। सारे अखबार वाले तोते की तरह हुँ। सूत्रों से द्वारा दिए गए इस इस वक्तव्य को खबर दोहरा को रहे हैं। जी, ये मैं हिंदी के एक सबसे बड़े और सबसे पुराने, हमारा बचपन इस अखबार को पढ़ते हुए गुजरा है, नवभारत टाइम्स, वहां लिखा हुआ है। हाँ, और ये जीरो टॉलरेंस ये भास्कर में भी छपा हुआ है, हाँ, ये सेम छपा अंग्रेजी में भी आ रहा। सब लोग तोते की तरह जो 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 आधिकारिक वक्तव्य भी नहीं है, हैं? यानी ऐसा लगता है कि अखबार वालों ने हो सकता है खुद ही सोच के लिख दिया हो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। इन परीक्षाओं के फेल होने की तरह ही ये सोर्सेस से खबर देने का जो सरकारी तरीका आया, इसकी भी कोई आलोचना करता हुआ कोई नहीं मिलता है। नहीं। इसकी आलोचना का भार भी अभय कुमार दुबे जी जैसे विश्लेषकों के जिम्मे पड़ा हुआ है, जो अपने यूट्यूब चैनलों पे इसकी आलोचना करें। जो प्रचलित मीडिया है, जिसकी रीच बहुत है, जिसकी ताकत बहुत है, जो लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, वो ये सवाल उठाता ही नहीं है।
तो यही जो इस दौर में उस दौर से परिवर्तन हुआ है कि उस दौर में यही मीडिया एक सुपारी लिए हुए था कि जब जो मनमोहन सिंह को की सरकार को सूली पे चढ़ा रहा था, यही मीडिया अब इस सरकार को सूली, ये तो बहुत बड़ा शब्द हो जगह जाएगा इनके लिए, इनको अब सुई ये भी न लोकतंत्र चुभाए। को अब ये लोकतंत्र को सूली पे चढ़ा रहा है। हाँ, अब इसने अब ये लोकतंत्र को अब सूली ये पर चढ़ा गवर्नेंस को दिया सूली पे है। चढ़ा रहा है। जी। लोकतंत्र को इसने सूली पर चढ़ा दिया है और अभी की व्यवस्था को सुई भी न चुभ जाए, उसके हुँ। लिए यत्न करता हुआ हमें हर जगह मिलता है। यानी सरकार के लिए ये लोग लगातार कवर फायर देते रहते हैं। यस, 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 यस। अच्छा, और निर्लज्जता की सीमा ये है कि 2024 में हुआ, लगातार बार-बार परीक्षाओं में पर्चे लीक हो रहे हैं। जी, छात्र दीवानों की तरह सड़क पर सिर अपना पटक रहे हैं जी, और उनको घसीट-घसीट के बसों में भर-भर के ले जाया जा रहा है ताकि ये ज़्यादा नज़ारा खराब ना बने। अच्छा, और एक एक और खास बात ये है, हमारे समाज में जो निष्ठुरता का, सरकार निष्ठुर है, समाज में भी वो निष्ठुरता का छूत लग गया है, लग गया। संक्रमण लग गया है। हमारे ही समाज के पुत्र हैं और समाज के सबसे खुशहाल हिस्से के पुत्र हैं ये लोग। बेटे-बेटियां हैं। हमारे घर के लोग भी इनमें हो सकते थे, आज बिल्कुल। नहीं है, लेकिन संयोग से हो सकते थे इनके अंदर। समाज के जो दूसरे हिस्से हैं, वो इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। वो इस सवाल के ऊपर जरा भी बेचैन नहीं है, आंदोलित नहीं हो रहे इस सवाल के ऊपर। ये बात बहुत चौंकाने वाली है। भाई, यही लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, हमारी सड़कें बनाएंगे, हम लोगों के फ्लाईओवर बनाएंगे, हम लोगों के घर भी ये लोग बनाएंगे, हम लोगों के अपार्टमेंट ये लोग बनाएंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, डॉक्टर हो गए, ये हम लोगों का इलाज करेंगे, दुनिया में जाएंगे, दूसरे देशों में जाकर लोगों का इलाज करेंगे। ये वो पीढ़ी है जिनके कंधों पर हमारा पूरा बंदोबस्त, हमारा पूरा देश, उसकी प्रतिष्ठा आगे जी, जाकर खड़ी होगी। जब ये पीढ़ी संकट में है, बाकी हम सब लोग हाथ पे हाथ रख, सब लोग अपने अपने काम में मगन है, कुछ खास नहीं। इन बेचारों को ही आंदोलन करना पड़ रहा है अपने पक्ष में। ट्रेड यूनियन इनके पक्ष में उतरने के लिए तैयार नहीं है, किसान आंदोलन इनके पक्ष में उतरने के लिए तैयार नहीं है। जब किसान आंदोलन करेंगे तो ये लोग उनके पक्ष में क्यों उतरेंगे? भाई, जब तक ये जो सरकार गड़बड़ियां करती है, इसके खिलाफ एक चेन रिएक्शन नहीं होगा समाज के अंदर, जी। है, तब तक लोगों में राजनीतिक चेतना कैसे जागृत होगी? तब तक गवर्नेंस के सवाल पर, सुशासन के सवाल पर लोग कैसे गहराई से सोचेंगे और उसको चुनाव और सत्ता के साथ जोड़ेंगे? सरकार सुशासन के नाम में जीरो है, चुनाव लगातार जीत रही है। निश्चित तौर पर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है भाई, ये माना जाए कि वो सफल है। लोगों में तरह-तरह के विभाजनों को स्थायी करने में, उन विभाजनों से इस तरह का लाभ उठाने में, जैसा आपने अभी वर्णित किया कि भाई किसान भी, मजदूर भी, अन्य जब अलग-अलग अपनी-अपनी लड़ाई लड़ेंगे और ये बच्चे उनके खिलाफ खड़े हुए मिलेंगे, या आज ये बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनके लिए वो नहीं खड़े हुए हैं, तो ये सब विभाजन जो है किसको फेवर करता है? ये सब विभाजन डिस्पेंसेशन को फेवर करता है। तो ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये दौर इस सब में सफल है और इस दौर में जो इसका प्रतिकार करने की राजनीति है, जो होनी चाहिए, जो होगी भी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और इसमें वो इनको ग्लू करने का और इनको एक मंच पर लाने का और इनको एक स्वर बनाने का जो काम है, वो काम हमारे राजनीतिक क्षेत्रों में नदारद है। नतीजा हम सब लोग इन सब चीजों पर इस तरह से बात करके खिसियाने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल। पास भी इसका कोई हल नहीं है। हम सिर्फ उँगली रख सकते हैं और उँगली रख पा रहे हैं। अब देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं अभिषेक सिंह, जी। ये कह रहे हैं काश वायरल हुए पेपर का पता 3 मई से पहले चल जाता। काश! काश हाँ। काश वायरल हुए अखबार को इंटरव्यू दिया इन्होंने। जी, जी, जी। काश वायरल हुए पेपर का पता 3 मई से पहले चल जाता। जी, जी। क्या इनको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए तुरंत? नहीं, नहीं, इस देश में और विभिन्न करना चाहिए इन्हें। इस देश में विभिन्न ज्योतिष विभाग खोले गए हैं, बहुत जगह नई शिक्षा प्रणाली हमने ऑप्ट की है। ये सारी इन सब जगहों में इस तरह की कोई सूचनाएँ, पूर्व सूचनाएँ नहीं आती। जो और सूचना के पकड़ने वाले। थे, जो ये एनटीए में एक ज्योतिषी भी, हेड ज्योतिषी भी नियुक्त किया जाना चाहिए, जो पहले बिल्कुल। ही बता देता है कि ये वायरल होगा। क्योंकि ये यस। तो हो ही रहा है अभी अभी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने अपने प्रमुख ज्योतिषी को नियुक्त किया है। जी। जी, जो जी। उसने, और ये वही ज्योतिषी है जिसने जयललिता के लिए, जयललिता का भी ज्योतिषी था ये। तो उसने जयललिता के लिए भविष्यवाणी की थी कि आप जेल नहीं आएंगी, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा तो जयललिता ने उसको हटा दिया, उसको ठोकर मार के निकाल दिया। और वही ज्योतिषी जो है वो नए नए जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए उसने घोषणा की थी कि ये मुख्यमंत्री बनेगा।
जी, इसलिए वो बन गया चूँकि इसलिए वो प्रमुख सलाहकार बना दिया उसको अपना। जी। अब आप बताइए क्या मतलब हो रहा है ये? अब मुझे लगता है एनटीए में एक ज्योतिषी की नियुक्ति होनी चाहिए थी। एकदम वो होनी बता चाहिए देता साहब, जो कि 3 मई पूर्व से पहले सूचना वायरल दे, हो जाएगा। हैं? पूर्व सूचना दे और इस तरह की हाँ, कठिनाई न आए और सूत्रों के ज़रिए खबर न देनी पड़े। जी। जी, ये अजीब तरह की स्थिति है, मतलब आप सिर पीट लेने का मतलब ऐसी खीज होती है, होती जैसे है। मुझे लगता है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये इतनी बेचैनी होती है मन में। बहुत, बहुत, ये बहुत। हालत जी। है। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। नहीं, आज नहीं। हम लोग उस मुद्दे के ऊपर तो चर्चा नहीं कर पाए। जी, ये पेपर लीक होने की चर्चा करते रहे कि जिसमें हमारे स्वनामधन्य जो मंत्री जी हैं, जी। जिनका रिश्ता एप्स्टीन से जोड़ा गया था, हैं? वो कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। आपको जी, सोचना पड़ेगा। जी, ज़ाहिर जी, है कीमतें बढ़ाने का पूरा तर्क विकसित कर रहे हैं। इसके जी। ऊपर हम लोग फिर अब कल या जब भी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर चर्चा ज़रूर, करेंगे। क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इससे तो बिल्कुल, बहुत बड़ा महँगाई का बम फूटेगा। हम सब जी। लोग तबाही के पूरी अर्थव्यवस्था तबाही की तरफ जा रही है, बिल्कुल तेज़ी से। बहुत तेज़ी के साथ। नहीं, आज ही सोने पर प्रति जो 10 ग्राम होता है 9,000 के आसपास वृद्धि हो गई है। हाँ। नया टैक्स लगा दिया गया है। नहीं, उसको जो कैपिटल कंट्रोल के चुपचाप रात के 12 बजे ये कदम उठाया गया है। इस पे हम लोग हाँ, चर्चा करेंगे, मतलब रात और के वो 12 बजे तभी उठाया गया तो है। हाँ, ये चूँकि आज का विषय नहीं है, करेंगे जी, इस पर। जी, ओके। नमस्कार।